ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार अनुज सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस मौके पर पूरे देश में विषय आधारित विज्ञान संचार गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जो इस साल भी किया गया है। हमारे साथ जुड़े हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार अनुज सिन्हा जी। अनुज जी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है। और बात हम कर रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। ये दिवस मनाने की क्या महत्ता है, कितना महत्व है और हमने इसमें कितनी सफलता पाई है जागरूकता फैलाने में विज्ञान के बारे में? सबसे पहले तो श्रोताओं को मैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बधाई देना चाहूंगा। और दूसरा कि ये विज्ञान दिवस जो है हम लोग 1987 से मना रहे हैं हर वर्ष। और जैसा कि आपने परिचय दिया कि ये विज्ञान दिवस जो है राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाया जा रहा है और सीवी रमन की खोज को इसको सेलिब्रेट करने के लिए करा जाता है। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि पूरे विज्ञान को ही हम लोग चाहते हैं कि सेलिब्रेट करा जाए, और इसलिए साइंस डे करके कहा गया, ना कि रमन डे या रमन एनिवर्सरी, परंतु विज्ञान को महत्व देने के लिए और इस विज्ञान संचार के लिए और विज्ञान को आसान बनाने के लिए, उसको पॉपुलराइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। और हर वर्ष हम लोग इसमें, जैसे आपने कहा कि थीम चुनी जाती है, और इस बार भी मानने व मनाए जाने वाली इम्पोर्टेंट थीम रखी गई है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। जी अनुज जी, क्योंकि ये भी है कि हम इस बार साल 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत चूंकि अध्यक्षता कर रहा है और हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी दिया है, तो इस वजह से भी ये बहुत रेलिवेंट हो जाता है कि ग्लोबल साइंस और ग्लोबल वेलबींग, यानी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, बहुत ही समसामयिक विषय है। मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब हम लोग अधिकतर शोध की बात होती है तो उसमें एक तरह से, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन एस्पेक्ट रहता है तो कंपटीशन रहता है, परंतु जब हम लोग ग्लोबल साइंस कह रहे हैं तो इसमें हम लोग उसके माने एम्फसाइज ये कर रहे हैं कि कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि कंपटीशन। कि अगर समस्या है वो रीजनल समस्या है या ग्लोबल समस्या है और उसका अगर हम ढूंढ रहे हैं नया उसका सोल्यूशन, तो वो शायद कोऑपरेशन से जल्दी निकल कर आएगा, ना कि कंपटीशन से। तो मेरा ख्याल है कि ग्लोबल साइंस के साथ ये भावना जुड़ी हुई है। और फिर चाहे समस्या वो रीजनल हो चाहे लोकल हो, जैसे हंगर इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, अगर उसको भूख के बारे में बात करनी है तो हम लोगों को प्रॉब्ली ग्लोबल साइंस के साथ ही अगर हम उसको अप्रोच करेंगे तो जल्दी हल निकलेगा, ना कि कॉम्पिटिटिव साइंस के साथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम रखी गई है। और इससे एक और सिग्नल जाता है कि साल भर जितनी हम लोग पॉलिसी इश्यूज निकालें, जो प्रायोरिटीज निकालें, हम ही नहीं, जहां जहां भी मतलब विज्ञान को रखा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि अगर G20 के परिपेक्ष में देखा जाए तो वहां भी जहां भी पॉलिसी इश्यूज आए वहां पे दिस शुड बिकम एक तरह का फिल्टर, एक तरह का लेंस, जिससे कि हम लोग कोई भी नया इनिशिएटिव उसको देखें, उस तरह से देखें, उस प्रिज्म के थ्रू देखें और फिर उसको आगे बढ़ाएं। और साथ ही अगर हम विज्ञान को देखें तो विज्ञान जैसे जैसे प्रगति करती है, इंसान प्रगति करता है, लेकिन साथ ही विश्व कल्याण के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनी वैज्ञानिक जिम्मेदारियों को भी समझें, क्योंकि अगर हम अपनी वैज्ञानिक जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो कई बार इसका सार्थक उपयोग नहीं हो पाता है। तो आप सलाहकार रहे हैं, आप में क्या समझते हैं, कौन कौन सी ऐसी वैज्ञानिक जिम्मेदारियां हैं जिसका निर्वहन देशों को करना चाहिए, संस्थाओं को करना चाहिए और यहाँ तक कि इंडिविजुअल व्यक्तियों को भी करना चाहिए? दूसरे देशों के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। हम लोगों ने अपने देश में करीब 2 वर्ष पहले एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक रेजोल्यूशन बनाए थे, जिसमें लिखा था कि किस प्रकार से साइंटिस्ट की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या होनी चाहिए। जिस तरह से कि मतलब एक तो वो जो काम कर रहे हैं, जो उनको शोध कर रहे हैं, उसमें उनको अपना कंट्रीब्यूशन पूरा देना ही चाहिए,
दैट इज देयर साइंटिफिक एंड एकेडमिक वर्क, लेकिन इसके अलावा उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, और उसमें यही था कि जो नई पीढ़ी है उसके साथ कैसे उनको प्रोत्साहित करें, जो और समस्याएं हैं समाज में जो कि आपके हो सकता है कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बाहर हों, उनको कैसे आप देखें, समझें और उसमें कैसे सलाह दें। तो ये इस प्रकार के इश्यूज जो थे, जो कि सोशल इश्यूज हैं, उन पर उसमें बड़ा अच्छे ढंग से ड्राफ्ट किया गया है और उसको अपनाया गया है। तो पिछले 2 वर्षों से ये साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में रखा गया है सामने। मेरा ख्याल है कि आज समय आ गया है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए और उस पर चर्चा करी जाए, और हो सकता है कि जो हमारे इस वर्ष की जो लीडरशिप है हमारे पास G20 में, उसकी वजह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय सोल्यूशन भी निकल कर आए या एक वे फॉरवर्ड निकल कर आए, जिसकी वजह से सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि युवा पीढ़ी को इसका बेनिफिट हमेशा जरूर मिलेगा। भारत हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आगे रहा है और दूसरे देश भी भारत की इस सोच से सीख लेते रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र ने पिछले लगभग 8.5 वर्षों में देश के लिए दूरगामी प्रभाव वाले कई नए ऐतिहासिक सुधारों की शुरुआत करके तेजी से प्रगति की है। और साथ ही उन्होंने इस रुख को भी सरकार के दोहराया कि विज्ञान पर नए सिरे से सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है और औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास में एक वैश्विक नेता बनने की ओर भारत लगातार अग्रसर है। तो ये जिस तंत्र की बात कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की, और क्या दूरगामी प्रभाव हो सकता है, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, जितनी भी हमारी सोल्यूशन निकाले हैं हमारी पिछली वर्षों की मेहनत से, वही शायद अब कारण बन रहे हैं नए प्रकार की समस्याओं के। तो जैसे अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वो इसलिए ज्यादा उसमें गंभीरता आ गई है क्योंकि हम लोगों के एमिशंस बहुत ज्यादा हैं। एमिशन कहाँ से आ रहे हैं? हमारे औद्योगिकीकरण से आ रहे हैं, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। हमारी जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम लोग इस प्रकार की रिसर्च करें, इस प्रकार के सोल्यूशंस निकालें, जिससे कि ये जो इश्यूज हैं, जो ग्लोबल इश्यूज बन गए हैं एमिशन के, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से समुद्र की लेवल की बात बढ़ रही है, तो ये हमारे रिसर्च ही इसका निदान भी निकालेगा, जिसकी वजह से हम लोग शायद फ्यूचर जनरेशन के लिए जब कटघरे में खड़े किए जाएंगे तो वी विल बी एबल टू से विद सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हमने प्रॉब्लम को समझा और उसको हमने जिम्मेदारी के साथ सुलझाया। तो मेरा ख्याल है कि मंत्री जी ने जो ये बात कही है, ये बहुत सही कही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक चैलेंज भी है, आगे के लिए दिशा निर्देश भी है कि किस प्रकार से हमें आगे रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे सोल्यूशंस निकाल सकें। यादव जी, हम बात करना चाहेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम इससे न सिर्फ बिजली उत्पादन कर रहे हैं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी हम इससे सहयोग ले रहे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा को लेकर आम जनमानस एक कंसर्न भी रहा है। इस कंसर्न को हम कैसे दूर करें और ये कितने जेन्युइन कंसर्न है? कि जो नाभिकीय ऊर्जा है वो सही में बहुत साफ ऊर्जा है, क्लीन एनर्जी है। हम लोगों का जो प्लानिंग है इस तरह से है कि धीरे धीरे करके हम लोग ज्यादा जो कमर्शियल एनर्जी है वो क्लीन सोर्सेज से आएगी, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्सेज हों, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स हों। तो इस समय जो भारत के वैज्ञानिकों ने पिछले 75 सालों में ये एक डेफिनेट स्ट्रेंथ पाई है, कॉन्फिडेंस है उनके पास कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के हर पुर्जे को खुद डिजाइन कर सकते हैं, खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं और खुद उसको असेंबल कर सकते हैं, खुद ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कंट्री के पास। इसीलिए अब जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं उसमें हम लोगों को बाकी देश भी सहायता देने को तैयार हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग अपने आप भी कर सकते हैं। उनके सहायता मिले या ना मिले, हम लोग अपना काम कर सकते हैं। हम लोग इसमें भी इम्प्रूवमेंट्स करे जा रहे हैं। परंतु न्यूक्लियर पावर प्लांट की एवरेज लाइफ 50 वर्ष है और पूरा क्लीन है। हमें मालूम है किस प्रकार से जो वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट, जिसके बारे में हमेशा लोगों के बारे में चिंता होती है, कैसे स्टोर करना चाहिए।
जो हमें यूरेनियम प्लूटोनियम चाहिए वो कहाँ से हम लाएंगे और उसको कैसे क्लीन करके उसको एक्टिवेट करके उसको यूज करने के लिए हमारे पास पूरी क्षमता है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बाहर के प्लांट्स में भी जब अगर कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे वो न्यूक्लियर फॉलोआउट उसमें हो या ना हो, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो उसका पूरा छानबीन करती है और उससे जो सीख मिलती है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो हमारे प्लांट बहुत सेफ हैं, उनकी पूरी रखरखाई, ऑपरेशन, वहाँ के ऑपरेटर्स जो हैं, जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो जो अगल बगल जो टाउनशिप्स रहती हैं, सिटी है, जो प्लांट्स हैं, चिड़िया हैं, जानवर हैं, उनको पूरा टेस्ट किया जाता है। शेड्यूल बनाए गए हैं किस प्रकार से रेडिएशन लेवल्स देखी जाएं, चेक करी जाएं। अगर कहीं कोई भी हल्की सी भी रिपोर्ट आती है किसी को शायद एक्सपोजर हुआ हो तो उसके साथ पूरा उसको मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो इस समय न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अगर लोगों में चिंता है तो उसको हम लोगों को पूरी तरह से साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर इसको हम लोगों ने वो बना लिया कि ये तो सीक्रेट रखना पड़ेगा, हमको छुपा के रखना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि उससे लोगों में वहम ज्यादा फैलता है। ये बात जो है हर एक चीज के लिए लागू है कि इग्नोरेंस की वजह से सुपरस्टिशंस आते हैं, इग्नोरेंस की वजह से डर आते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे वो कोई और डेवलपमेंट हो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात न करें तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी जिस तरीके की सफलताएं हासिल की हैं और आमतौर पर अब स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थी भी अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनकी दिलचस्पी बढ़ी है। और हमने हाल के दिनों में देखा कि भारत ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी सैटेलाइट्स को छोड़ा है। ये एक बहुत बड़ी प्रगति हम मानते हैं। इस पर आप प्रकाश डालें। ये तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं इस स्टेज पे हैं कि वो लॉन्च व्हीकल भी डिजाइन करते हैं, सैटेलाइट भी डिजाइन करते हैं और उनका पूरा प्रयोग कर लेते हैं। हमेशा से हमारे एफर्ट रहा है कि इसको लो कॉस्ट रखा जाए, उसमें इनोवेशन हो, हमारा काम सस्ते से सस्ते उसमें हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए। ये जो आपने अभी जिक्र करा, पिछले महीने ही आजादी करके एक सैटेलाइट बनाई गई जिसमें 750 लड़कियों ने उसमें प्रयोग किया, जिसके लिए डिजाइन करे गए, पूरी सैटेलाइट बनाई और वो सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुल है। तो बहुत सही कहा कि आज के तौर पे जो हमारा स्पेस का प्रोग्राम है वो दर्शाता है कि क्या नहीं पॉसिबल है। जब 1960-65 में जब हम लोग इसके साथ टीम जब जूझती थी तो लगता था कि ये शायद काल्पनिक है ना और नहीं हो पाएगा कभी। लेकिन आज हम लोग 60 वर्ष में इस बात को कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स ने वो कर दिखाया जो कि उस समय काल्पनिक लग रहा था। और इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। फ्यूचर का प्रोग्राम भी वो बहुत एम्बिशियस है और मेरा ख्याल है कि आगे के लिए हम लोगों के बहुत से जो समस्याएं आएंगी उसका हल जो है वो सैटेलाइट्स और सैटेलाइट की एप्लीकेशन से, रॉकेट्स और रॉकेट की एप्लीकेशन से, लॉन्च व्हीकल्स और उनकी एप्लीकेशन से ही निकल कर आएंगे। तो इस समय मेरा ख्याल है कि जो हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर जो जुड़ रहे हैं स्पेस के साथ, स्पेस साइंस के साथ, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, उनको शाबाशी भी देनी चाहिए और उनसे हम लोग की बहुत उम्मीदें भी हैं, ये भी जरूर है बात। तो हमने देखा कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का महत्व कितना बढ़ गया है। कि वो दिन होता है जब देश के स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान अपने संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि युवा वर्ग में, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ सके। अनुज जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार अनुज सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।